This is Deepak Singhal. Welcome you all to the platform of Life Shield Academy Crafting Life. तो दोस्तों ये चैप्टर नंबर होने वाला है 11, बुक नंबर सेकेंड, इंटरनेशनल ट्रेड। आज इस पूरी की पूरी क्लास में हम लोग करने वाले हैं कवर। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे इस चैप्टर में सबसे पहले तो बता रखा है कि इंटरनेशनल ट्रेड किसको बोलते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड एक्चुअली में एक्सचेंज ऑफ कैपिटल है। मतलब ट्रेड क्या होता है? पहली बात तो ट्रेड का मतलब होता है सामानों की अदला बदली करना, है ना। कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज, इसको एक्सचेंज करना। और अगर ये कंट्री के अंदर हो रहा है तो ये डोमेस्टिक ट्रेड है। बट अगर दो देश आपस में ये काम कर रहे हैं तो आप इसको इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखी गई है कि आप किसी भी कंट्री के साथ इंटरनेशनल ट्रेड तब करते हैं जब उस ट्रेड में बेनिफिट हो आपको। और कोई सामान आपसे क्यों खरीदेगा भला? देखो, आज इंडिया और अमेरिका की बात करते हैं। इंडिया और अमेरिका में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज की डेट में ये है कि इंडिया बहुत ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करता है। यूएसए से हम लोग इंपोर्ट कम करते हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। एक्सपोर्ट करोगे तो यूएसए से डॉलर आपको मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है? अब यूएसए हमसे भर भर के सामान क्यों मंगवा रहा है? तो एक तो फायदा, हमारा तो फायदा हो रहा है, ये तो हमको दिख रहा है। बट अमेरिका का भी तो कुछ फायदा हो रहा होगा ना। पागल देश तो ये है नहीं। इसको भी पता है कि इंडिया से सस्ता चीज इसे कहीं और से मिलेगा नहीं। तो शायद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जो आपको यहाँ पर चेक करने की जरूरत है। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड है सर गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, इसका एक्सचेंज करना, जब ये सब चीजें दो देशों के बीच में होती है। और जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि दो कंट्रीज यहाँ पे ट्रेड तब करती हैं जब दोनों कंट्रीज के लिए वो ट्रेड म्यूचुअली बेनिफिशियल हो। जैसे इंडिया यूएसए एक दूसरे से ट्रेड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों का फायदा हो रहा है। सिंपल बात है। इंडिया का अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें वर्ल्ड ट्रेड में कितना है, बहुत ज्यादा नहीं है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड ट्रेड में 1% भी नहीं है। मतलब जितना टोटल वॉल्यूम इस पूरी की पूरी वर्ल्ड ट्रेड का है ना, तो वर्ल्ड ट्रेड की टोटल वॉल्यूम में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 1% भी नहीं है। बट वो बात अलग है कि हमारा कंट्रीब्यूशन भले ही 1% भी ना हो, मगर हम लोग दुनिया की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आज। क्यों? क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत स्ट्रांग है। इंडिया जियोपॉलिटिकल इश्यूज में बहुत स्ट्रांग है। आप देखोगे इंडिया अमेरिका की फ्रेंडशिप देखो कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। काफी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें हम स्ट्रांग है। इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर आपको देखने वाली है कि आज इंडिया, मतलब अगर मैं टॉप 10 कंट्रीज में देखूं ना, टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड अगर मैं आज सर्च करूं, आप किसी भी वेबसाइट को जिसको आप फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग खोल के देख लीजिएगा। तो टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड में आपको इंडिया की पोजीशन नंबर 5, नंबर 6 में देखने को मिल जाएगी। तो भले ही हम लोग दुनिया की ट्रेड वॉल्यूम का 1% भी ना हो, बट हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन प्ले करते हैं वर्ल्ड की इकोनॉमी में। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, इंडिया की इस इंटरनेशनल ट्रेड किस तरीके से समय के साथ इसका पैटर्न भी चेंज होता चला गया। चेंजिंग पैटर्न का मतलब ये है, आज जिन चीजों का ट्रेड हम 2025 में कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इन चीजों का ट्रेड हम लोगों ने 1950 में नहीं किया होगा। तो 1950 में पैटर्न कुछ और रहा होगा, ठीक है। 2025 में पैटर्न कुछ और है। तो किस तरीके से इंडिया का ये इंटरनेशनल ट्रेड का जर्नी पिछले कुछ सालों में बदला, ना तो केवल वॉल्यूम की टर्म्स में, कंपोजिशन की टर्म्स में भी, और डायरेक्शन की टर्म्स में भी। सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड वॉल्यूम के कंसेप्ट में कैसे बदला। सबसे पहले तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितने का सामान और कितने की सर्विसेज हम लोगों ने ट्रेड कर ली। मींस व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू हैव ट्रेडेड। तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को यहां पर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड माना जाता है। जाहिर सी बात है, पिछले कुछ सालों में हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, तो हमारा इंपोर्ट भी बढ़ा है, जिसकी वजह से टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इसमें इजाफा देखने को मिला है। तो 1950 से आज तक अगर मैं देखूं तो इंडिया का ट्रेड वॉल्यूम बढ़ा है। वो बात अलग है कि वो ट्रेड वॉल्यूम हमारे फेवर में है या हमारे मतलब क्या कहते हैं, मतलब वो फेवरेबल है या वो नॉट सो फेवरेबल है, वो तो बात की बातें हैं। यहाँ पे ट्रेडेड का मतलब दोनों तरीके से हम बात कर रहे हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की बात कर रहा हूं मैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ देम। मैं केवल एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कि मैंने
20 करोड़ का सामान एक्सपोर्ट किया तो मैंने एक 100 करोड़ का सामान इंपोर्ट भी कर लिया, तो मेरा ट्रेड वॉल्यूम यहाँ पर 120 करोड़ हो गया। समझ रहे हैं बेटा? तो अगर आपका इंपोर्ट बढ़ता है तो भी आपका ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा एक तरीके से। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी के बार ये ट्रेड वॉल्यूम आपके फेवर में हो सकता है, ये ट्रेड वॉल्यूम कभी के बार आपके अगेंस्ट हो सकता है। फेवर में कब होगा? जब एक्सपोर्ट्स आपके बढ़ेंगे। अगर आपका ट्रेड वॉल्यूम एक्सपोर्ट के बढ़ने से बढ़ रहा है तो ये हमारे लिए अच्छा है। हमारे लिए अच्छा क्यों है भाई? क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना ज्यादा आपकी कंट्री के लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर ये ट्रेड वॉल्यूम इंपोर्ट की मतलब बढ़ने की वजह से बढ़ रहा है, इसका मतलब मुझे जेब से ज्यादा पैसा देना पड़ता है। भाई सिंपल सी बात है ना। तो यहां पर वो बोल रहा है कि सर अगर हम वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स और वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स के बीच में डिफरेंस निकालें, जैसे हमने यहाँ पर ट्रेड वॉल्यूम बढ़ा, तो ट्रेड वॉल्यूम मेरा 120 करोड़ तो आ गया। बट अगर मैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज का एक डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस तो आप लोगों को यहाँ पर 80 करोड़ दिख रहा है ना। मतलब आपने 20 करोड़ का सामान एक्सपोर्ट किया, आपने 100 करोड़ का सामान इंपोर्ट किया, तो डिफरेंस -80 करोड़ आ गया। -80 करोड़ का मतलब क्या है कि ट्रेड जो है ये आपके फेवर में नहीं हुई। आपने 80 करोड़ खर्च किया है, 80 करोड़ देश के बाहर गया है, मिला तो आपको कुछ भी नहीं। तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स और वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स के बीच में डिफरेंस जो है समय के साथ ही कम तो हुआ है, बट फिर भी आज इंडिया में इंपोर्ट्स ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट्स। आज हमारा देश इंपोर्ट्स ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट्स अपन कम कर रहे हैं। अगर आप बेटा एक बार ज्योग्राफी को अच्छे से जानते हैं, आपने शायद अगर स्कूल लेवल में ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, तो ये बताया जाता है कि इंडिया गुड्स में तो काफी पीछे है। इंडिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट्स गुड्स में होता है। हम लोग जो मतलब गुड्स जो है वो डोमिनेट करता है हमारे इंपोर्ट सेक्टर को। गुड्स इंडिया में इंपोर्ट सेक्टर को डोमिनेट करता है। बहुत ज्यादा हम लोग गुड्स मंगा लेते हैं, इतना हम लोग बेच नहीं पाते। बट इंडिया सर्विसेज सेक्टर में इंडिया एक्सपोर्ट को डोमिनेट करता है। मतलब हमारा सर्विस सेक्टर फॉर्चुनेटली टचवुड बहुत बेहतरीन है। इंडिया की सॉफ्टवेयर कंपनीज, आप टीसीएस उठा लो, विप्रो, इंफोसिस उठा लो, यूरोपियन वर्ल्ड, अमेरिका का सिलिकॉन वैली, यहाँ पर जितना भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सपोर्ट है हम दे रहे हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सर अगर हम गुड्स में 120 करोड़ का इंपोर्ट करते हैं, तो हम सर्विसेज में बस 70 करोड़ का एक्सपोर्ट ही कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से डिफरेंस आज भी -50 जो सीआर है वो बना हुआ है। हमारा सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है वो गुड्स के इंपोर्ट के बराबर नहीं हो पा रहा है। हम सर्विसेज को एक्सपोर्ट करके 70 करोड़ कमा तो लेते हैं, बट हम 120 करोड़ खर्च भी कर लेते हैं इंपोर्ट करके। वो बात अलग है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस धीरे धीरे समय के साथ कम हो रहा है, बट फिर भी आज हमारा इंपोर्ट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट्स, जिसकी वजह से कभी के बाद ट्रेड बैलेंस नेगेटिव में चला जाता है। जैसे अभी इसको मैंने आपको दिखाया ना, -50 करोड़, क्या है ये नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है। तो अगर किसी कंट्री का ट्रेड बैलेंस नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब क्या है कि वो कंट्री इंपोर्ट ज्यादा कर रही है, एक्सपोर्ट कम कर रही है। और इंडिया का ट्रेड बैलेंस नेगेटिव में जा रहा है, ये बात सच है। क्यों? क्योंकि हम चाइना से बहुत ज्यादा सामान इंपोर्ट कर लेते हैं। चाइना से हम भर के सामान इंपोर्ट कर लेते हैं। इंडिया का फॉरेन ट्रेड का टोटल वॉल्यूम अगर हम देखें, चलो अब इस वॉल्यूम की बात करते हैं दोस्तों। 1950 1951 में कहा तो टोटल वॉल्यूम 1214 करोड़ हुआ करती थी, केवल 1214 करोड़। और कहा आज 2016 2017 में, ये डेटा पुराना है एनसीईआरटी में, 2016 2017 में इंडिया का वॉल्यूम ऑफ ट्रेड अगर हम देखें तो 44 लाख, सॉरी 44 लाख नहीं, 44 लाख ही है। 44,29,762, 44,29,762 करोड़ के आसपास आज हमारा ट्रेड बैलेंस है। तो मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं आप लोग कितना ज्यादा है। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड तो बड़ा है, ये बात तो समझ में आ रहा है। और वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के बढ़ने के पीछे फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है? पहला फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है कि सर हमारे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो किया है पिछले इन, अगर हम लोग 66-67 ईयर्स में देखें, तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो हुआ है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज काफी लिबरल हुई हैं। लिबरल पॉलिसीज का मतलब है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आपके बिजनेस में कम हुआ है। भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा है।
भारत में मार्केट्स काफी डाइवर्सिफाई हुई हैं, इसकी वजह से ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो ये तो बात होगी चेंज इन वॉल्यूम। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कॉम्पोजिशन की, चेंजिंग पैटर्न ऑफ कॉम्पोजिशन। चलिए जी, इंडिया में जिन सामानों का, गुड्स और सर्विसेज का जो इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब किस तरह के सामानों का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और किस तरह के सामानों का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसको कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड कहते हैं। मतलब आप क्या यूटिलिटी आइटम्स, क्या आप लग्जरियस आइटम्स, आप क्या इंडस्ट्रियल गुड्स, क्या आप मैकेनिकल गुड्स, इन सब चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो कॉम्पोजिशन ऑफ गुड्स इसको बोलते हैं, मतलब किस तरह के सामानों का आप ट्रेड कर रहे हैं। तो जनरली अगर मैं इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड में कॉम्पोजिशन को देखूं, तो भाई वो भी चेंज हुई है। 1950-51 में हम लोग अंडर डेवलप्ड थे, एक तरीके से देखा जाए, डेवलपिंग भी नहीं बोलूंगा मैं। भाई पैसा बहुत कम था, और जो बचा कुचा पैसा था उससे मुझे जो चीजें करनी थी बड़ी सोच के करनी थी। तो उस समय का कॉम्पोजिशन बहुत बहुत अलग था आज के समय के हिसाब से। तो इंडिया का कॉम्पोजिशन भी चेंज हुआ है। जैसे हमारा चैप्टर बोलता है कि एग्रीकल्चरल और एलाइड प्रोडक्ट्स का जो इंडिया का मतलब इंडिया के एक्सपोर्ट्स में एग्रीकल्चरल और एलाइड प्रोडक्ट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हुआ है। भाई 1950-51 में हम लोग एग्रीकल्चर के दम पर तो पैसा कमाते थे थोड़ा बहुत। आज की डेट में इंडिया का एक्सपोर्ट्स एग्रीकल्चर और एलाइड प्रोडक्ट्स का कम हुआ है। इवन हम लोग एग्रीकल्चर नहीं, हम लोग सॉफ्टवेयर सर्विसेज, इन सब चीजों को एक्सपोर्ट हम लोग गजब तरीके से कर रहे हैं। तो भाई 2016-17 में आज जो एक्सपोर्ट हो रहा है, और 1950-51 में जो एक्सपोर्ट हो रहा था, दोनों में कॉम्पोजिशन का फर्क मिल गया आपको। जबकि अगर हम लोग इंपोर्ट्स की बात करें, इंपोर्ट्स 1950-51 में हमारा इंपोर्ट फूड ग्रेन्स का बहुत ज्यादा होता था। फूड ग्रेन्स का क्यों सर? अभी तो आपने बोला एग्रीकल्चरल एलाइड प्रोडक्ट्स। यार, एग्रीकल्चरल एलाइड प्रोडक्ट्स में वो सारी चीजें नहीं आती हैं, इसमें अनाज वगैरह नहीं था। इसके अलावा, अनाज के अलावा और बहुत सारी चीजें हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे। बट फूड ग्रेन्स की कमी भारत में 1967 तक ही रही। आप ये मान के चलो 1967 तक, जब तक ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आ गया। तो आज की डेट में हम लोग ज्यादातर जो चीजें इंपोर्ट करते हैं वो फूड ग्रेन्स नहीं है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। हम लोग क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। तो कॉम्पोजिशन बड़ा चेंज हुआ। अब हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। चलिए, जैसे कि मैंने बोला, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में कुछ ट्रेडिशनल आइटम्स का एक्सपोर्ट कम हुआ है। अगर आप पूछे ना कि कौन कौन से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट कम हुआ है, तो जैसे कॉफी का एक्सपोर्ट, कैश्यू का एक्सपोर्ट, इसमें फूड ग्रेन्स नहीं आ रही है बेटा। इसमें फ्लोरिकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स, मेराइन प्रोडक्ट्स, शुगर, इन सब का एक्सपोर्ट तो बड़ा है। बट ट्रेडिशनल आइटम्स का एक्सपोर्ट कम हो गया है। ट्रेडिशनल आइटम्स का एक्सपोर्ट कम होने की वजह क्या है अब सर? चैप्टर बोलता है कि एक वजह तो है इंटरनेशनल कंपटीशन। ये तो आपको पता है ना कि कैश्यू और कॉफी ये केवल इंडिया में तो उग नहीं रही है। इंडिया के बाहर हमको और भी बहुत सारी कंट्रीज में ये सब चीजें ग्रो होती हुई नजर आती हैं। और अगर मैं इंडियन कॉफी की बात करता हूं, तो इंडियन कॉफी को हमारा चैप्टर अरेबिका बताता है। अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफी इंडिया ग्रो करता है कर्नाटका की बाबा बुदान हिल्स में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखने वाली ये है कि हम, हमारे अलावा और भी कई देश आज अरेबिका कॉफी को ग्रो कर रहे होंगे ना। तो इसलिए ट्रेडिशनल आइटम्स का एक्सपोर्ट तो हमारा यहाँ पर कम हुआ है, मतलब अगर मैं सीरियसली बोलूँ तो कम हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यार, ओर मिनरल्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का क्या हाल है। अगर हम ओर मिनरल्स या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की बात करें, तो लार्जली जो पहले था, इनका स्थिति आज भी वैसा ही है। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और ओर मिनरल्स का जो एक्सपोर्ट हम पहले कर रहे थे, लार्जली आज भी उतना ही है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कितना योगदान है? तो 73.6% योगदान इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स में। जिसमें इंजीनियरिंग गुड्स इसने काफी अच्छा खासा इजाफा दिखाया है। वो बात अलग है कि अगर मैं इंडिया के एक्सपोर्ट्स की बात करता हूं, तो एक्सपोर्ट्स में जेम्स और ज्वेलरीज भी आ जाती हैं। बट हमारे पास जेम्स कहाँ से आ गए? हम तो मंगवाते हैं सर। हम लोग रॉ जेम्स, हम लोग रॉ डायमंड्स मंगवाते हैं, और फिर उसको हम लोग सुंदर सुंदर तरीके से कन्वर्ट करके बाहर बेच देते हैं। तो जेम्स और ज्वेलरीज इस तरीके से इंडिया के एक्सपोर्ट में इसका कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा है।
तो आज इन इन मार्केट्स में इंडिया का मेजर कॉम्पिटिटर चाइना, कुछ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। तो यहां से हम लोगों को काफी अच्छा कंपटीशन मिल जाता है। इस वजह से ही जेम्स, ज्वेलरीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन सब का जो एक्सपोर्ट है ना हमारी कंट्री का, ये भी कुछ सालों में कम हो रहा है, क्योंकि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत गजब चल रहा है। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत गजब है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? मुझे ये बोलते अच्छा भी नहीं लग रहा, क्योंकि मैं चाइना की तारीफ क्यों ही करूं। बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चाइना जो है वो गजब पैसे खर्च करके बैठा है, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत अच्छे से उसने मतलब सजा लिया है, संवार लिया है, ग्रो कर लिया है। तुम चाइना के पास बजट लेके जाओ ना, चाइना कभी भी कोई चीज बनाने के लिए मना नहीं करेगा। वो जिस बजट में आप बोलेंगे, वो उस बजट में वो चीज बनाने को तैयार हो जाता है, भले वो कितनी सबस्टैंडर्ड चीज बना के आपके हाथों में दे दे। अब मैं इंडिया के इंपोर्ट्स की कॉम्पोजिशन की बात करता हूँ। ये तो चलो एक्सपोर्ट्स की बात रही। अब इंपोर्ट्स की कॉम्पोजिशन में भी बदलाव आया। जैसे 1950s 1960s में हमारी कंट्री फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट कर रही थी। मैंने बोला कैपिटल गुड्स, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, इसको इंपोर्ट कर रही थी। अंडर डेवलप्ड थे हम लोग। और बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे अगेंस्ट था, काफी अनफेवरेबल था, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा था एक्सपोर्ट्स के मुकाबले। हम लोग खाने पीने की चीजों को भी इंपोर्ट कर रहे थे, आप खुद ही सोचो। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवर में कैसे आएगा? बट 1967 के बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में रंग दिखाने लगा, तो एटलीस्ट हमारा फूड ग्रेन्स का होने वाला इंपोर्ट काफी ड्रास्टिकली कम हो गया। अब हम फूड ग्रेन्स में खास करके सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे। बट खुश होने की जरूरत नहीं है। 1973 बांग्लादेश इंडिया वॉर 1971 में चला। और इंडो बांग्लादेश वॉर के बाद 1973 में इंडिया में एक बहुत सीवियर एनर्जी क्राइसिस देखने को मिलता है। एनर्जी क्राइसिस इस हद तक देखने को मिलता है कि इंडिया में पेट्रोल के दाम बढ़ने लगते हैं, बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से अब हम पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर्स, इन सब चीजों का इंपोर्ट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में पेट्रोल के प्राइसेस के बढ़ने के पीछे बड़ा कारण था इंपोर्ट्स, जो हो नहीं रहे थे। और इंडिया में पेट्रोल की डिमांड 1973 के बाद एकदम से बढ़ जाती है। तो क्राइसिस ही क्राइसिस होना शुरू हो जाता है। इस वजह से हम लोगों को पेट्रोल बहुत बड़े लेवल पर इंपोर्ट कराना पड़ता है। तो फूड ग्रेन्स का यहाँ तो एक तरीके से इंपोर्ट कम हुआ, बट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट बढ़ गया। तो आप ये कह के चल सकते हैं कि एक चीज की जगह दूसरी चीज ने ले ली। उसके बाद कुछ और कमोडिटीज जो इंडिया की इंपोर्ट लिस्ट में है, उसमें मशीन्स, इक्विपमेंट्स, स्पेशल स्टील, एडिबल ऑयल्स, केमिकल्स, ये सब चीजें आती हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो खैर इंडिया में आज भी बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत अखबार पढ़ रहे हैं, 2025 में ही रिलायंस और एक कंपनी है रॉसनेफ्ट, एक कंपनी है रॉसनेफ्ट, अगर मैं गलत नहीं हूं, ये कंपनी जो है रॉसनेफ्ट, ये रशियन कंपनी है। और रॉसनेफ्ट रशिया में जो ऑयल एक्सप्लोर करती है। तो आपको बता दूं, रॉसनेफ्ट ऑयल कंपनी रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी में जो तेल आता है, रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी में, रिलायंस के पास गुजरात में जामनगर रिफाइनरी है, यहाँ पे क्रूड ऑयल जो मतलब कच्चा तेल रिलायंस इंडस्ट्रीज मंगाती है, और क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल डीजल इसमें से निकाला जाता है। तो रॉस नेफ्ट का 50 से 60% तेल जो ये कंपनी निकालती है रशिया से, 50 से 60% तेल अकेला रिलायंस को बेच दिया जाता है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में तो आज भी हमारा इंपोर्ट्स काफी बड़ा है, क्योंकि देखो इंडिया में पेट्रोलियम बहुत बड़ी मात्रा में नहीं है। ठीक है जी। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है, चलो जो हम लोग क्रूड ऑयल तो मंगवाते ही हैं, क्रूड ऑयल के साथ साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी मंगा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल की तरह भी ये यूज होती है हमारी इंडस्ट्रीज में। क्यों? क्योंकि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इनकी डिमांड्स बढ़ जाती है, और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी यहाँ पर काफी बढ़ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे अगेंस्ट क्यों जा रहा है? तो हमारा चैप्टर बोलता है सर, पहले भी हम लोग मान के चलो 200 बैरल मंगाते थे, 200 बैरल तेल मंगाते थे, आज भी हम लोग 200 बैरल तेल मंगा रहे हैं। बट 2004 में आपने $100 बिलियन खर्च कर दिए, $100 बिलियन 200 बैरल तेल मंगाने में, 200 बैरल तेल। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस समय एक जो बैरल तेल है वो $0.5 बिलियन का हो। आज आप 200 बैरल तेल मंगाने के लिए सर $400 बिलियन खर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज की डेट में एक
एक बैरल तेल जो है वो शायद सर $2 बिलियन का हो गया है। तो यहाँ पर जो प्राइस बढ़ गए हैं, इस प्राइस के बढ़ने की वजह से भी अगर आप देख रहे हैं हमारी कंट्री का वैल्यू ऑफ इंपोर्ट बढ़ रहा है। भले हम लोग इंपोर्ट बढ़ा नहीं रहे हैं, पहले भी 200 बिलियन कर रहे थे, आज भी 200 बैरल कर रहे हैं। पहले भी 200 बैरल कर रहे थे, आज भी 200 बैरल इंपोर्ट कर रहे हैं। बट इंटरनेशनल मार्केट में समय के साथ जो प्राइस बढ़ता है, इसकी वजह से हमारी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स में भी इजाफा देखने को मिलता है। हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमारे फेवर में नहीं रहता। अब आगे चलते हैं। हमारा चैप्टर बोलता है कि कैपिटल गुड्स, जैसे नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी गुड्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट गुड्स, ठीक है, मेटल को मैन्युफैक्चर करने में, मशीन टूल्स, ये सब चीजें भी इंडिया की इंपोर्ट लिस्ट में काफी आगे है। क्यों? क्योंकि इंडिया का इंडस्ट्रियल और जो डोमेस्टिक सेक्टर है वो काफी ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से इन सब चीजों की डिमांड तो हमारी कंट्री में लगी रहती है। वो बात अलग है सर, हमारे एडिबल ऑयल्स और खाने पीने की चीजों का इंपोर्ट कम हुआ है, क्योंकि अब इंडिया खाने पीने में काफी ज्यादा सेल्फ रिलायंट हो गया है। तो ये सब चीजें हमें बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोग इनके अलावा इंपोर्ट करते हैं, उसमें पर्ल्स आ जाता है, सेमी प्रेशियस स्टोन्स आ जाते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, मेटालीफेरस ओर्स हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, मेटल स्क्रैप, नॉन फेरस मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ये सब चीजें अदर इंपॉर्टेंट कमोडिटीज में आ जाती हैं जो इंडिया इंपोर्ट करता है। तो यहां पर तो हम लोगों ने इंपोर्ट का कॉम्पोजिशन पढ़ा कैसे चेंज हुआ, और इससे पहले हम लोगों ने एक्सपोर्ट का कॉम्पोजिशन पढ़ा था कैसे चेंज हुआ। एक्सपोर्ट में मैंने आपको बताया, पहले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बढ़िया एक्सपोर्ट करते थे, समय के साथ अब ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में कमी आ गई है, और फ्लोरिकल्चरल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट इंडिया में बढ़ गया है। और मिनरल्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पहले भी हम लोग बढ़िया एक्सपोर्ट करते थे, आज भी हम अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जेम्स ज्वेलरीज का एक्सपोर्ट भी इंडिया में ठीक ठाक हो रहा है। बट इंपोर्ट्स में पहले फूड ग्रेन्स का इंपोर्ट ज्यादा होता था, आजकल फूड ग्रेन्स का नहीं तो क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम का इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से बढ़ता जा रहा है। फिर हमारा चैप्टर हमको बताता है कि कैपिटल गुड्स में नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, मेटल्स, मशीन टूल्स, इन सब चीजों का इंपोर्ट भी इंडिया में बढ़ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक सेक्टर काफी ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड तरीके से हमारे इंडिया में ग्रो कर रहा है। एडिबल ऑयल्स और फूड आइटम्स का इंपोर्ट इंडिया में कम हुआ है, बट प्रेशियस पर्ल्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, इन सब चीजों का इंपोर्ट बढ़ा है। अब हम डायरेक्शन ऑफ ट्रेड की बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का मतलब है कि इंडिया के ट्रेड रिलेशंस कौन कौन से देशों के साथ है, मतलब हम किन किन देशों के साथ ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खेला खेल रहे हैं। तो भाई बहुत सारे मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स है जिसके साथ हमारी कंट्री आज ट्रेड करती है। 2010-2011 से ही अगर हम देखें तो हम यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ, लैटिन अमेरिका, एशिया, आसियान, इन सब लोगों के साथ ट्रेड हमारा काफी बड़ा है 2010-2011 से। वो बात अलग है कि हमारी कंट्री ज्यादातर जो इंपोर्ट्स हैं वो एशिया और आसियान कंट्री से करती है। हमारी कंट्री जो है वो इंपोर्ट काफी लोगों से कर रही है, बट ज्यादातर यहाँ पर अगर आप एशिया आसियान से होने वाले इंपोर्ट को देखेंगे तो कई ज्यादा दिखेगा। 2010 में भी बहुत ज्यादा था, 2016 में भी बहुत ज्यादा है। सबसे कम अगर हम देखें तो इंपोर्ट हम लोग लैटिन अमेरिका से करते हैं। सबसे लोएस्ट इंपोर्ट हमारा लैटिन अमेरिका से होता है, लोएस्ट इंपोर्ट। और हाईएस्ट इंपोर्ट अगर हम देखते हैं तो हम लोग एशिया और आसियान कंट्रीज से करते हैं। तो इंडिया का ज्यादातर जो फॉरेन ट्रेड है वो होता कैसे है? भाई लैंड से तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, एशिया, आसियान कंट्रीज, इन सब लोगों से हम लोग सभी कंट्री से बाय लैंड तो कनेक्टेड है नहीं। चलो एक बार के लिए एशिया आसियान के साथ मैं सोच सकता हूँ कि हम लोग लैंड रूट से यहाँ पर ट्रेड कर लेते होंगे। बट व्हाट अबाउट लैटिन अमेरिका? लैटिन अमेरिका तो हो गया है, ये साउथ अमेरिका और मैक्सिको कंट्रीज जो है, ये तो बहुत दूर हो गया। कैसे जाओगे यहाँ पर बाय लैंड? बनता ही नहीं है रूट। तो इंडिया की ज्यादातर जो फॉरेन ट्रेड है बेटा वो सी से या एयर रूट से होती है। बहुत ही छोटा पोर्शन इंडिया की टोटल फॉरेन ट्रेड का वो लैंड रूट से होता है। जैसे कि मैंने बोला ना, एशिया आसियान कंट्रीज में आसपास के देशों के साथ तो चलो मैं लैंड रूट से ट्रेड कर सकता हूँ, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। चलो पाकिस्तान के साथ तो ट्रेड अब पूरी तरीके से रुक गया है हमारा। बट व्हाट अबाउट द अदर कंट्रीज? इंडिया ने बहुत सारे मेजर्स को अडॉप्ट किया है, जैसे हमने लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया है, हमने इंपोर्ट ड्यूटीज में कमी करी है, लाइसेंसिंग सिस्टम को काफी हम लोगों ने नॉर्मलाइज कर दिया है, जिसकी वजह से आजकल इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ गया है।
भाई करना ही पड़ेगा, अगर एक कंट्री को सरवाइव करना है तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के देश में वो देश आज की डेट में वो देश तरक्की करते आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगे जिन देशों में इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत ज्यादा है, ट्रेड लिबरलाइजेशन के नाम पर सरकार कुछ नहीं कर रही है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं, हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में सी पोर्ट्स को कहा जाता है गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि हमारी कंट्री ज्यादातर ट्रेड तो सी पोर्ट से करती है ना। और इंडिया के पास तो एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, मतलब तकरीबन 7,516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है इंडिया के पास, आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो, जो कि काफी बढ़िया फिट है ओशनिक ट्रांसपोर्ट के लिए। और इस पूरी की पूरी रूट पर हमारे पास बहुत सारे पोर्ट्स हैं, जिसमें से हमारा चैप्टर हमको केवल 12 मेजर पोर्ट्स बताता है, तो वो भी पढ़ेंगे। तो इंडिया का एक काफी लंबा ट्रेडिशन रहा है मतलब ओशनिक ट्रेड का। हमने कई बहुत सारे नंबर ऑफ पोर्ट्स डेवलप करे हैं। ज्यादातर पोर्ट्स आप लोगों को वेस्टर्न कोस्ट पे दिखेंगे इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न कोस्ट। और इन पोर्ट्स को गेटवेज कहा जाता है इंटरनेशनल ट्रेड का। क्यों भाई? क्योंकि यूरोपियन ट्रेडर्स, पहली बात, जो है, उनके आने के बाद इंटरनेशनल ट्रेड काफी ज्यादा डेवलप होता है। इससे पहले भी हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं। बट ब्रिटिशर्स जो हमको कॉलोनाइज करते हैं उनके टाइम पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट 3 पोर्ट्स डेवलप होते हैं, जैसे बॉम्बे पोर्ट, मद्रास, कोलकाता। ये तीनों पोर्ट जो है ये ब्रिटिशर्स डेवलप करते हैं। आज की डेट में भी कहीं ना कहीं तीनों पोर्ट्स का रिलेवेंस इंडिया के मेजर पोर्ट्स में होता है। तो भाई, अब हम इंडिया के इन पोर्ट्स की बात करें तो कुछ पोर्ट्स बड़े हैं, कुछ पोर्ट्स छोटे हैं, डिपेंड करता है भाई कौन कौन से प्रोडक्ट्स को वो हैंडल करते हैं। तो आइए बात करते हैं इंडिया में आखिरकार इन पोर्ट्स का डेवलपमेंट एवोल्यूशन शुरू कहाँ से हुआ। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एंशियंट टाइम से ही हम लोग पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं। बट आज की डेट में ज्यादातर जो मॉडर्न पोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं वो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में डेवलप हुए। और ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने हमारी तरक्की के लिए पोर्ट्स को डेवलप किया था, उन्होंने इन पोर्ट्स को डेवलप किया था सक्शन पॉइंट्स के रूप में, ताकि इंडिया के पैसे को चूस सके ये लोग, उसको उसको सक कर सके ये लोग। इंडियन पोर्ट्स जो हैं आज के डेट में वो बहुत बड़ी ट्रेड वॉल्यूम को संभाल रहे हैं, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड की बहुत बड़ी वॉल्यूम को संभाल रहे हैं। इंडिया के आज के पोर्ट्स बहुत सी मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ लैस है। और इंडिया का डेवलपमेंट जो है पोर्ट्स का, वो सरकारी एजेंसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और जब सरकार ने ये सोचा कि यार अकेले सरकारी एजेंसीज तो ये काम नहीं कर सकती है, तो हम लोगों ने पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को भी इनवाइट किया, ताकि वो आ सके, वो हमारे पोर्ट्स को मॉडर्नाइज कर सके, हमारे पोर्ट्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बना सके। तो ये सब चीजें, इंडिया की जो पोर्ट्स हैं, मतलब जो कैपेसिटी है पोर्ट्स की, वो भी अब 1950 से बढ़ गई है। कहाँ पहले 1951 में हम लोग 20 मिलियन टन ऑफ कार्गो ही हैंडल कर पाते थे। कार्गो का मतलब जनरली यहाँ पर कंटेनर्स हैं, जो बड़ी बड़ी शिप्स आ रही हैं उनसे जो कार्गोज उतर रहे हैं, ऐसे 20 मिलियन टन कार्गो ही हम लोग हैंडल कर पाते थे। और कहा 2016 में आज हमारी कैपेसिटी 837 मिलियन टन कार्गो को हैंडल करने की हो गई है। और ये डेटा अभी 10 साल पुराना हो गया एक तरीके से। वही एनसीईआरटी, आज हम 2025 में है, 2016 का डेटा एनसीईआरटी हम लोगों को पढ़ा रही है। इसके बाद इंडिया के पास जितने भी पोर्ट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, इसको मेजर और माइनर पोर्ट्स में डिवाइड किया जाता है। दोस्तों, मेजर पोर्ट्स जनरली वो पोर्ट्स होते हैं जिनको इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज किया जाता है। उनका इन्फ्लुएंस एरिया काफी बड़ा है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड काफी बहुत बहुत बड़ी वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को वो मैनेज करते हैं। और जनरली मेजर पोर्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वो नहीं आते। और ऐसे इंडिया के मेजर पोर्ट्स टोटल मिला के 12 है। तो टोटल मिला के 12 है। और वैसे 200 से ऊपर हमारे पास माइनर पोर्ट्स भी हैं। माइनर पोर्ट्स जो हैं दोस्तों, वो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट उनकी पॉलिसीज को, उनके फंक्शंस को जो है वो डिसाइड करती है। तो आइए बात करते हैं इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में। तो इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स में आपके पास यहाँ पर पहला पोर्ट तो कांडला पोर्ट आ जाता है। कांडला पोर्ट अगर हम देखें तो गुजरात का ये ऊपर वाला दांत जो है ये कच्छ कोस्ट कहलाता है, तो यहाँ पर आपको कांडला पोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये गल्फ ऑफ कच्छ में आपको देखने को मिलता है। इस पोर्ट का मेजर पर्पस है वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के पार्ट्स की नीड्स को पूरा करना। तो कांडला पोर्ट की मदद से मैं इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स की नीड्स को पूरा कर लेता हूँ।
मुंबई पोर्ट पर जो प्रेशर बना हुआ है उस प्रेशर को कांडला पोर्ट हैंडल कर लेता है। तो मुंबई पोर्ट के कुछ प्रेशर को रिलीज हो जा मतलब थोड़ा उनको इजी हो जाता है अपने प्रेशर को मैनेज करना। फिर मुंबई पोर्ट इंडिया का एक नेचुरल पोर्ट है और सबसे बड़ा पोर्ट भी है। और मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, ये पोर्ट्स जो हैं ये ब्रिटिशर्स ने डेवलप किए थे, तो ये पोर्ट भी ब्रिटिशर्स के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये पोर्ट काफी ज्यादा क्लोज है उन रूट्स पर, मतलब उन रूट्स के काफी ज्यादा पास पड़ता है जिन रूट्स पर इंडिया से कोई इंसान मिडल ईस्ट, मेडिटेरेनियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, जो रूट इन देशों की तरफ जाते हैं उन रूट्स के काफी पास पड़ जाता है हमारे इंडिया का मुंबई पोर्ट। ऑफ कोर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया तो उन्होंने तो सोच के ही किया होगा। उन्होंने ऐसी लोकेशन पर इस पोर्ट को डेवलप किया जिस पोजीशन पर आराम से इंडिया की वेल्थ को चूज कर ये लोग यूरोप लेके जा सके। और इंडिया का ज्यादातर आज जो फॉरेन ट्रेड है वो यहाँ से हो रहा है। इसके बाद मुंबई में एक और पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। वैसे तो इसको नेहवा शेवा पोर्ट भी कहते हैं और ये नवी मुंबई में है। मुंबई के साउथ में एक मुंबई बसाई गई जिसको नवी मुंबई कहते हैं, तो ये सैटेलाइट पोर्ट है। कांडला पोर्ट की तरह इस पोर्ट को भी डेवलप किया गया था मुंबई पोर्ट के प्रेशर को हैंडल करने के लिए। इसके पास भारत में सबसे बड़ी कंटेनर कैपेसिटी है, मतलब बड़े बड़े कार्गो शिप्स जो आते हैं कंटेनर लेकर, कई सारे कंटेनर्स को इस जगह पर आप लोग ऑफलोड कर सकते हैं। तो ये अच्छा कंटेनर कैपेसिटी है इस पोर्ट का। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पोर्ट, थर्ड पोर्ट, फोर्थ पोर्ट सॉरी, वो गोवा का मर्मागांव पोर्ट है। ये जो मर्मागांव पोर्ट है ये जुआरी रिवर के पास में है, ये भी आपको बता दूं। उसके बाद इस पोर्ट को, इसकी इंपॉर्टेंस आखिरकार 1961 के बाद बढ़ती है। 1961 के बाद इस पोर्ट को मॉडिफाई किया गया और आज के डेट में आयरन ओर जो है वो इस पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है। इस पोर्ट से ज्यादातर जो आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो जापान जाता है। मर्मागांव के बाद आपके पास आ जाता है न्यू बैंगलोर पोर्ट। न्यू बैंगलोर पोर्ट ये कर्नाटका में लोकेटेड है, इंडिया का मेजर हिंटरलैंड पोर्ट है। और न्यू बैंगलोर पोर्ट जो है ये कर्नाटका में है और यहाँ से ज्यादातर आयरन ओर और आयरन कंसंट्रेट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद दोस्तों केरला का पोर्ट आ जाता है कोच्चि पोर्ट, सिक्स्थ पोर्ट है ये हमारा। और कोच्चि पोर्ट को क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है, नेचुरल पोर्ट है। और ये वेमनाड, वेमनाड लेक के पास में, कयाल जनरली बैक वाटर लेक्स होती है। बैक वाटर लेक क्या होती है, अगर हम केरला की बात करें तो केरला की कोस्ट के पीछे बड़े बड़े गड्ढे आपको देखने को मिलेंगे। तो मान के चलो कल को एक बहुत बड़ी वेव आई जिसकी वजह से पानी भर गया इन गड्ढों में। वेव का पानी आधा तो वापस चला जाएगा और जो इन गड्ढों में पानी भर गया क्या वो वापस जाएगा? नहीं। जिसकी वजह से हुआ क्या कि इन गड्ढों में ओशन का पानी अलग हो गया, है ना। ओशन का पानी जो है वो अलग हो गया ओशन से। ऐसी लेक्स को वेमनाड बैक वाटर्स या इनको लगून लेक्स कहते हैं। तो वेमनाड बैक वाटर लेक के पास लोकेटेड है कोच्चि पोर्ट। इसके बाद दोस्तों फिर हम चलते हैं इंडिया के सेवेंथ पोर्ट की तरफ। ये भी अंग्रेजों ने डेवलप किया था, नाम है इसका कोलकाता पोर्ट। हुगली रिवर के पास में है, 128 किलोमीटर अंदर है ये बे ऑफ बंगाल से। अगर मैं एक बार आपको हुगली पोर्ट दिखाऊं ना, तो जब पानी अच्छा खासा होता है तो शिप्स अंदर तक आ जाते हैं, मतलब गजब है अगर हम हुगली पोर्ट को देखें। इसलिए हुगली पोर्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो अगर आप हुगली पोर्ट को, बस एक मिनट दीजिए, मैं आपको मैप ही दिखा रहा हूँ। बड़ी गजब की इसका, मतलब अगर हम लोकेशन देखें तो हुगली पोर्ट की रिलेवेंस बहुत है। कोई भी ऐसा पोर्ट जिस पोर्ट से शिप, कंटेनर शिप जितना पास में आ सके, आपके मतलब जितना पास आ सके आपके शिप्स वगैरह के, सॉरी आपके लैंड के जितना पास आ सके उतना बेहतर माना जाता है उस पोर्ट को। देखो अब मैं यहाँ पर आपको हुगली पोर्ट दिखा रहा हूँ। तो अगर इस हुगली पोर्ट को अगर आप देखें तो ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखो ये तो बे ऑफ बंगाल आपको दिख रही होगी। दोस्तों बे ऑफ बंगाल की यहाँ पर आपको कोलकाता दिख रहा है। ये जो आपको दिख रही है ये रिवर है, इसको हुगली रिवर कहते हैं, ये हुगली रिवर है। तो हुगली रिवर के सहारे बड़े बड़े कंटेनर शिप्स जो हैं वो कोलकाता से होते हुए सीधा हुगली में एंटर करते हैं, हुगली पोर्ट में। तो आप मान के चलिए मतलब कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पोर्ट। और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर कोई भी बड़े बड़े कंटेनर जहाज अगर लैंड के जितना पास आ जाए उस पोर्ट का रेलेवेंस उतना ज्यादा हो जाता है। इसलिए
मतलब ये कोलकाता पोर्ट अंग्रेजों को बहुत पसंद आया, और इसी हुगली रिवर के ऊपर आप लोगों ने वो वो सस्पेंशन ब्रिज, उस टाइम का क्या नाम था उसका, हावड़ा ब्रिज, उस टाइम पे आप लोगों ने डेवलप किया। तो ये पोर्ट भी अंग्रेजों ने डेवलप किया था। और इस पोर्ट की इंपॉर्टेंस इतनी थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाई, इतनी मुंबई पोर्ट की भी नहीं थी। इस वजह से अंग्रेजों ने कोलकाता को ही ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल बना के रखा। उसके बाद आठवां पोर्ट आपके पास आ जाता है हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट जो है ये भी आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। ये भी 105 किलोमीटर दूर है अरेबियन सी से। इस पोर्ट का भी मेन पर्पस हुगली पोर्ट की कंसेशन को संभालना है। मतलब जो हुगली पोर्ट में जो इतना रश रहता है, उस रश को हल्दिया पोर्ट संभाल लेता है। उसके बाद दोस्तों आपके पास उड़ीसा का आता है पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट जो है ये महानदी रिवर डेल्टा से तकरीबन उसके पास में ही है। कटक से 100 किलोमीटर दूर है। कटक एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है उड़ीसा का। उसके बाद आपके पास आता है आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम पोर्ट। विशाखापत्तनम पोर्ट भी एक लैंडलॉक्ड हार्बर पोर्ट है। और ये पोर्ट भी अच्छा है। मतलब आप ईस्ट में ज्यादातर पोर्ट्स नहीं देखोगे। इंडिया के बड़े बड़े पोर्ट जो हैं वो जनरली आपको इंडिया के वेस्ट में देखने को मिलेंगे। उसके बाद चेन्नई पोर्ट, एन्नौर पोर्ट और तूतीकोरिन, ये तीनों पोर्ट आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। इसमें ये चेन्नई वाला पोर्ट है जिसको मद्रास पोर्ट कहते थे पहले। ये अंग्रेजों ने डेवलप किया है, 1859 से बना हुआ आ रहा है। एन्नौर पोर्ट को तमिलनाडु में डेवलप किया है, न्यूली डेवलप्ड पोर्ट है। चेन्नई से 25 किलोमीटर नॉर्थ में आपको पड़ता है। चेन्नई पोर्ट के प्रेशर को ये संभाल लेता है। तूतीकोरिन पोर्ट भी चेन्नई पोर्ट के प्रेशर को संभालने के लिए ही बनाया गया था। और तूतीकोरिन पोर्ट से कोल, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स, एडिबल ऑयल्स, शुगर, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे सामान को यहाँ पे जनरली आप लोग ट्रेड करते हैं। तो ये तो बात रही इंडिया के ट्रेड की, पोर्ट्स की, सी ट्रेड की। अब मैं बात कर रहा हूँ एयरपोर्ट्स की। तो आपको पता ही है ये भी, एयरपोर्ट जो है वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एयरपोर्ट से बढ़िया चीज नहीं होती। बट प्रॉब्लम क्या है कि सर एयरपोर्ट जो है पैसा बहुत लगता है। क्यों? क्योंकि बहुत कॉस्टली है। बट जो एडवांटेजेस हैं एयरपोर्ट्स की वो आपके सामने है। पहला, कि बड़ी बड़ी हाई वैल्यू और पेरिशेबल गुड्स को हैंडल कर सकता है। मतलब महंगे सामान या जल्दी से खराब होने वाले सामानों को जल्दी से अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो एयरपोर्ट से अच्छा कुछ नहीं है। मतलब जो कि आपका क्या कहते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट से अच्छा कुछ नहीं। इसने ट्रेवल टाइम को तो रिड्यूस किया ही किया है। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई हैवी चीजें हैं, हैवी चीज को आप लेके नहीं जा सकते हैं भाई। अगर आप कोयला, अगर आप चाहते हैं कि चलो ऑयल ट्रांसपोर्ट कर ले, नहीं कर सकते। ये हैवी चीजें हैं भाई। हाँ, कर सकता हूँ कोयला, बट लिमिटेशन है ना, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो अब आपको बता दूं, कंट्री इंडिया जैसी कंट्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एयरपोर्ट। क्यों? क्योंकि भाई डिस्टेंस काफी बड़ा है, टेरेन, क्लाइमेटिक कंडीशंस इंडिया जैसी कंट्री में ही बहुत ज्यादा डाइवर्स देखने को मिलती है आपको। तो हमारे लिए तो एयर ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर ही देख लो आप। पहली बात तो इतना डेंसली फॉरेस्टेड है। यहाँ पर तो एयर ट्रांसपोर्ट की इतनी जरूरत है कि इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर, इंडिया को, इसके बीच में एक तो रेलवे बहुत अच्छी नहीं है, आपके पास रोड ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि यहाँ का जो टेरेन है, टोपोग्राफी जो है, वो बहुत मुश्किल है यार। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ का टेरेन और टोपोग्राफी आपको सही में बहुत मुश्किल देखने को मिलती है। कोई नहीं, बट फिर भी हम लोग यहाँ पर मैनेज तो कर ही रहे हैं ना। चीजों को यहाँ पर आप लोग मैनेज तो कर ही रहे हैं। चीजों को मैनेज भी कर रहे हैं और हम उसको संभाल भी रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों ने देखी। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए तो वरदान है एक तरीके से। उसके बाद बहुत एडवांटेजेस के साथ साथ, जैसे कि मैंने बोला, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं सर। जैसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन काफी कॉस्टली है ये वाला। तो सभी के लिए अफोर्डेबल तो नहीं होगा। क्यों? एक तो ये बात समझ में आती है। दूसरी चीज क्या है कि हैवी और बल्की कमोडिटीज को मैं एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। मतलब पेट्रोलियम, कोयला, आयरन ओर, ऐसी चीजों को अगर एक्सपोर्ट करना है तो सी ट्रांसपोर्ट ही या लैंड ट्रांसपोर्ट ही सबसे बढ़िया है। और इन्हीं डिसएडवांटेजेस की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड ओशनिक रूट्स में ज्यादा होता है। अगर ये एयर ट्रांसपोर्ट सस्ता हो जाए, ओशनिक रूट से सस्ता हो जाए, तो ओशनिक रूट कौन पागल करना चाहेगा? फिर तो लोग केवल अपनी फ्लीट खड़ी कर दे, जो एयर, जो प्लेन्स की फ्लीट खड़ी कर दूं मैं तो बस। अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि एयर ट्रांसपोर्ट सस्ता पड़ता है ओशनिक ट्रांसपोर्ट से, तो एक तो सामान गारंटीड बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, कुछ घंटों में पहुंच जाएगा। और मैं क्यों एक शिप को भेजूं? अगर एक शिप के खर्चे पर मैं 20 फ्लाइट भेज सकता हूं तो मैं वो भेजूंगा ना।
उसके बाद 25 मेजर एयरपोर्ट्स इंडिया में आज जो है, हालांकि आज की डेट में इंडिया में यहाँ पर वो 25 मेजर पोर्ट्स जो है वो बता रहा है। और अगर मैं गूगल करता हूँ टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इंडिया में, टोटल अगर हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो सर्च करते हैं, तो आज की डेट में 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इंडिया में है। तो आपका ये चैप्टर अपडेटेड नहीं है, तो 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स 2019 के डेटा तक हमारे पास है। और बहुत ही जल्द ये नोएडा का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब नोएडा के पास है, तो 35 हो जाएंगे ये। तो इसमें कुछ अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर, जयपुर, कैलिकट जैसे इलाकों में आप लोगों को पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स देखने को मिलते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर का हो जाता है दी एंड। एंड दिस वाज योर चैप्टर नंबर 11, बुक नंबर 2। चैप्टर का नाम जैसे कि मैं बता चुका हूँ, इंटरनेशनल ट्रेड था। तो इसमें इंटरनेशनल ट्रेड में आप लोगों ने मेरे साथ वॉल्यूम, कॉम्पोजिशन और डायरेक्शन पढ़ा। बेसिकली तीन चीजें ही पढ़ाएंगे, जिसमें वॉल्यूम का मतलब है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कॉम्पोजिशन का मतलब है किस तरह के सामान, और डायरेक्शन का मतलब है किन कंट्रीज के साथ आप लोगों ने ये ज्यादातर ट्रेड की। इसी के साथ यहाँ पर खत्म हो जाती है आप लोगों का 21 चैप्टर। आई होप, सॉरी, 11 चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ शिप एकेडमी क्राफ्टिंग लाइफ। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो सो सून। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।